अच्छा, जो दिखता है वही बिकता नहीं है, वो बेचता है। अब आप सेल्समैन के तौर पे हो। जो दिखता है वो बेचता है। तो जो आप कह रहे थे कि नहीं बिकता है, वो तो प्रोडक्ट की बात होगी ना। अब आप तो सेल्समैन है, तो उस एंगल से अगर हम बातचीत करें तो जो दिखता है वो बेचता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे, सर को या किसी को भी अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो मैं इनको दिखूं तो सही, इनसे मिलूं, इनसे मुलाकात करूं, मीटिंग्स करूं, या किसी और को जिसको भी क्लाइंट बनाना है तो उससे राम रमी श्याम समी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, होली की शुभकामनाएं, मतलब कोई भी, मतलब जिसके माध्यम से हम कनेक्ट रह सकें कम से कम, तो वो मुझे एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी ताकि उनकी नज़र में मैं रहूं, मतलब मैं दिखूं, फिर मैं उसे बेच सकता हूं सामने वाले को। वेन एवर वी सेल समथिंग, एट दैट टाइम वी आर नॉट सेलिंग एनी प्रोडक्ट और सर्विस, वी आर सेलिंग ट्रस्ट। हम सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट बेचते हैं, समझ रहे हैं। और नए आदमी पर ट्रस्ट होता नहीं है, और जो पुराना आदमी है वो उनको जानते हैं पहले से ही, तो इसी वजह से पुराने आदमी को मतलब आप बेच सकते हैं, लेकिन पहले आपको उसे पुराना करना पड़ेगा। मतलब जब आप किसी के यहाँ पर गए तो पहले दिन तो आपको बस इतना होना चाहिए कि जी हमारा स्कूल है, बस ज़्यादा कुछ है ही नहीं। हम लोग क्या करते हैं पता है, जी हमारा स्कूल है, ये हमारा पर्चा है, इसमें हमारी ये सुविधाएं वो है। आप उनके बारे में जानो ना उस दिन, तो बस बैठ के, जी आपके कितने बच्चे हैं, अच्छा जी इनके पापा क्या करते हैं, इनके दादी क्या करती है, दादा क्या करता है, तो उससे आपको आइडिया आएगा कि हाँ ये लोग भाई मतलब भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। नहीं तो आप 1 घंटा मेहनत करोगे, लास्ट में कहते हैं जी हमारा छोरा तो है, पोता तो पोती तो है, लेकिन वो दिल्ली पढ़े। तो फिर क्यों आपने इतना मतलब समय जाया करा वहाँ पर। भाई सिंपल सा फंडा है, आप वहाँ पर पहले उनके बारे में जानो। जब आप उनके बारे में सुनो, समझो और फिर बेचो, भाई आप उनके बारे में जानो, सब कुछ पता चल जाए। कई बार सुनने समझने का मौका नहीं रहते वो लोग, पहले कह देंगे जी हमारे जाएंगे। तो सही बात है, जब है ही नहीं तो फिर आपका फायदा भी नहीं है। अच्छा, ना वो अपना कहते ना हमारा करने देते। उसके लिए दूसरा एंगल है, जैसे हो सकता है उनके पास ना हो। फॉर एग्जांपल चलो आज तो मेरे जो है ना छोटे चुन्नू मुन्नू हो गए, लेकिन इससे पहले मान लीजिए मेरे पास नहीं थे, बट मैं दूसरे स्कूल्स के लिए, जो भी अपने स्कूल हैं सभी स्कूल्स के लिए एडमिशन का माध्यम तो था। मतलब मैं मार्केटिंग तो कर ही सकता था, गाँव में बता तो सकता ही था। तो उनके लिए आप ये ना कहें कि हम स्कूल का प्लान देने के लिए आए स्पेशल, भैया आप उनको बेटा ठीक है जी माँ जी पानी तो पिला दो, वो आपकी एंट्री करेगी, पानी जो है ना आपकी एंट्री करेगी। फिर वो आपको उस एंगल से नहीं लेगी कि आपको कोई कुछ भी बेचने के लिए आया है। जब आप किसी को कुछ भी बेच, कोई नहीं चाहता कि कोई भी कुछ भी बेच जाए, वो चाहता है कि ट्रस्टवर्दी आदमी हो। और फिर वो आपसे पूछेगी जी बेटा कौन सा स्कूल में काम कर रहे हो, वो पूछेगी, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बताएंगे जी बचपन स्कूल में, यो किसी को हो, ये वहाँ पर है, ठीक है। और धीरे धीरे जो आपका काम था वो स्वयं पूछना शुरू कर देगी। फिर आपका गांव कौन सा है, आप वहाँ पर कब पढ़ाने लगे, कितनी तनख्वाह मिलती है, और भाई फीस बच्चों की, वो अपने आप पूछ लेगी सारी बातें, क्योंकि हिंदुस्तान है, अपने से ज़्यादा दूसरे की चिंता है। तो वहाँ पानी जब आए तो पानी ऐसे नहीं पीते, पानी को कभी भी एक सांस नहीं पीना चाहिए। हेल्थ के रूप में बता रहा हूँ, दमे की बीमारी जो होती है पानी को जो है खड़े होकर और एक सांस में पीने की वजह से होती है। पानी जब पिए तो बैठें आराम से और घूंट घूंट करके यानी सिप करके पिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो पानी जब आप वहाँ पर जब जाएं तो बैठ कर पिए, जब बैठ गए तो मतलब सोफा ही ले लिया आपने तो उनका, और फिर उसके बाद आपने पानी का गिलास लिया। अब आप पानी को एक घूंट में भी नहीं पी रहे, मतलब आराम से, फिर एक घूंट फिर लिया। चाय कॉफी सुनो, चाय कॉफ़ी, एक कुछ लोग कहते हैं कि जैसे चाय कॉफ़ी, जैसे मैं कभी चाय कॉफ़ी नहीं पीता था, आप लोगों को शायद पता है, मैं उस समय जब यहाँ आता था तो दिवाली से होली के बीच में मैं पीता था, ओपन था, लेकिन होली से दिवाली के बीच में नहीं पीता था। ये मेरा रूल लगभग 11 साल रहा था। बस उसमें घर में फिर भी नहीं पीता था, लेकिन कोई ऑफ़र कर देते तो यहाँ पी लेता था। इसमें आने के बाद विंटर वैकेशन में क्या होता था कि जैसे चाय के अलावा लोगों के पास अल्टरनेट नहीं होता कि हम कैसे वेलकम करें। गर्मियों में तो हो जाता ना नींबू पानी बना लो, तो वो बना लेते थे, लेकिन सर्दियों में क्या कहते हैं अब, तो सर्दियों में मैं उस समय नहीं पीता था। लेकिन मैं जब इस फील्ड में आया तो मेरा तो जैसे फील्ड में आधे घंटे में यहाँ हूँ, आधे घंटे बाद कहीं और हूँ, फिर आधे घंटे बाद कहीं और हूँ, तो फिर मैंने जैसे चाय को वापस मतलब वो रूल तोड़ दिया मैंने।
वापस लाए। हाँ, तो मैंने वो मतलब रूल तोड़ दिया। अब वो चाय का जो है उसमें हाफ मतलब चाय, थोड़ी बहुत चाय, वो मैं यस कर देता हूँ। उसका रीज़न बताऊँ क्या है? मान लीजिए मैं किसी से मिलने गया, अब मैंने कहा जी मैं वहाँ से आया हूँ और ऐसे ऐसे, अब वो एक दो उसने बात करी, वे फॉर एग्जांपल मैं किसी से पेमेंट लाने गया, ये मुझे न्यूज़ बनानी है, किसी का इंटरव्यू करना है, अब उसने कह दिया हाँ जी कर लेंगे, कल आ जाओ, परसों आ जाओ। अब आगे आगे क्या कहेगा अगला? चाय पियोगे? चाय बनवा दूँ? अब मैं कह दूँ नहीं मैं पीता नहीं, तो जाओ भाई। वो मतलब शाब्दिक नहीं बोल रहे तो कम से कम मतलब अंडरस्टूड तो यही है। तो उस समय जो चाय या कॉफ़ी जो होती है, हालांकि मुझे प्रॉब्लम होती है उससे, लेकिन फिर भी मैं जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ पर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और मैं क्या कह देता हूँ कि यस। उससे क्या होता है कि हमारा मीटिंग टाइम बढ़ जाता है, समझ रहे हैं? चाय बनेगी तब तक का टाइम मेरे पास है, और चाय बनकर आएगी उसके बाद पीना भी मेरे हाथ में है। मैं ख़त्म करूँगा मीटिंग, सामने वाला नहीं। ये सेल्स स्किल्स हैं। सामने वाला ख़त्म नहीं कर रहा मीटिंग, मेरा टाइम होगा कि मैं कितनी देर में पीऊँगा, ठीक है, और हम बातचीत करेंगे। मेरा जो पूरा प्रपोजल है सामने वाले के पास जब तक चाय आएगी तब तक अच्छे से मतलब मैं प्रेजेंट कर पाऊँगा। फिर वो बंदा अपनी भी मंगवाता है। अब वो जब वो कुछ मेरे से सवाल करेगा या मतलब अपनी बताएगा कुछ, तब मैं चाय पीऊँगा। वो इसलिए नहीं पिएगा क्योंकि उनके जो पकड़ाने वाले होंगे उनको पहले से पता है कि सर को कम ही देनी है क्योंकि 10 आ लिए ऐसे आज दिन में, तो वो मतलब उनको या तो थोड़ा सा देंगे या नहीं भी देंगे। तो उस समय जो है मैं आराम से चाय पीऊँगा और सामने वाला बोलेगा वो खाली अब, ठीक है। तो ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें, इससे हम मतलब अपना मीटिंग टाइम बढ़ा गए। भैया आप तेल फूक कर पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए मैं कनीना में भी काम करता हूँ, हमारे स्कूल में जो स्पॉन्सरशिप में वो सतनाली से भी हैं, इधर सेड़ंग से भी हैं, नारनौल से भी हैं, इन सभी में कभी कभार आप कवरेज भी देखते होंगे। तो इन सभी में मैं जाता हूँ। मैं यहाँ से गया 1 घंटा जाने में लगा और बड़ी मुश्किल से पहुँचा, 15-20 मिनट वेटिंग एरिया में इंतजार करके मैं अंदर गया। वहाँ पर जाके मैं कहता हूँ जी वो शूट करना था जी, कल आ जाओ जी। अब जाओ तो नहीं मैडम, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप 10 जगह मत जाओ, आप 2 जगह जाओ लेकिन एडमिशन लेकर आओ। मेरे सेल्स में मैं मतलब मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, हो सकता है फिलहाल ट्रेनिंग में, जैसे मेरे को वैसे भी छोड़ा हुआ काफ़ी समय हो गया। नहीं 2 जगह मायने नहीं रखती, एडमिशन मायने रखते हैं। मेरा क्लाइंट कन्वर्जन रेशियो जो है ना, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ये बात, 100% है, 100%। मैं जब सामने वाले के जब जाता हूँ तो पहले रिसर्च करके जाता हूँ, कौन है, क्या है, कैसी सोच रखता है, सामने वाले की हॉबी क्या है, पहले कैसा था, स्कूल कैसा था, आगे अब बढ़ रहा है तो किस सिचुएशन का है। फिर स्कूल की भी कैटेगरी बांट रखी मैंने, ये प्राइम क्लास है, ये बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी। उसी के अकॉर्डिंग आप पेरेंट्स को डिवाइड कर सकते हो कि ये इतनी पेइंग वाले, ये इसके घर जाना चाहिए। तो मैं वहाँ नहीं जाता जहाँ पर मुझे पहले से ही पता है यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है, उसके 2 पार्टनर हैं, मैं वहाँ कभी नहीं जाता प्रपोजल लेके। इसने ये कहा ठीक है इसको नहीं करना, ये मैं कहता हूँ मतलब क्या है कि वो 2 पार्टनर है, मैं मिलूंगा तो एक से, और डिसीजन मेकिंग पावर 2 के हाथ में। मैं एक को सेटिस्फाई कर दूंगा, वो दूसरा उसको डिनाई कर देगा, बात खत्म हो जाएगी। फिर मैंने अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करी? मैं ऐसे ट्रेनिंग में तो मैं एनर्जी, क्योंकि मेरा शौक है, हॉबी है, तो मैं इसको तो मैं समय दे देता हूँ। सुबह से मैं यहाँ रुक गया, लेकिन आप मुझे न्यूज़ के लिए 12 बजे तक भी रोकते ना मैडम, मैं नहीं रुकता यहाँ पे, क्योंकि वो मेरा काम है और उसमें मेरा काम के हिसाब से चलता हूँ। ये तो मेरा हॉबी का सेक्शन है, तो मैं 4-3 बज रहे हैं तो भी रुक गया। तो मतलब क्या है कि आप जब जाओ तो रिसर्च करके जाओ और सामने वाले को दिखते रहो, मिलते रहो। पहली बार में जाके सीधा प्रपोजल मत दो, उसके बारे में जानो, उसके बारे में सुनो। 8 मिनट की कमिटमेंट थी, लेकिन एक पॉइंट अब भी रह गया। हाँ, एक कहानी सुनाता हूँ इससे पहले। कई देर होगी, वैसे बोरिंग सा लेक्चर चल रहा होगा कुछ लोगों के लिए, जो मैच्योर हैं उनके लिए तो चीज़ अच्छी हैं, लेकिन कुछ लोग मान लीजिए सोच रहे यार ये कहाँ से पकड़ लाए आज सर, ये हम तो पहले ही बोर थे, अब ज़्यादा और बोर होने लग गए बेकार में। हाँ देखो, प्रेजेंटेशन के 2 स्टाइल होते हैं। एक तो मैं बिल्कुल ही आपको बढ़िया तरीके से नाच कूद के फिर दिखाता, फिर आपको इंटरटेनमेंट लगता। मेरा वो है नहीं एक्चुअल में फिलहाल। हाँ, सर की तो स्टोरी भी तो वहाँ से शुरू होती है ना कि पहले मैं कभी किसी के सामने बोला नहीं था, और डे फर्स्ट मुझे जब कह दिया कि आज आपको यहाँ पे बोलना है, हाँ, तब फिर बाद में मैं बोला, तो फिर उसके बाद मैं रुका ही नहीं, मैं बोलता ही नहीं। सही है, मतलब वो वीडियो आपने देखी है।
मतलब 2 कहानी सुना देता हूँ, अब मैडम वाली मैं पूरी कर देता हूँ क्योंकि कुछ लोग थोड़ा संशय क्रिएट हो गया होगा। मैं मंच पर नहीं जाता था, मेरी ऑलमोस्ट एजुकेशन जो है वो हुई है सरकारी स्कूल से। हमारा जो ज़माना था हम थोड़ा लोअर मिडिल क्लास से थे, और 10वीं 12वीं जो क्लास है मैंने बोर्ड से करी है, उसमें मैं टॉप था। वैसे अच्छी बात ये रही कि मैंने वहाँ जाके मेहनत करी, बड़ाई की बात नहीं है, बहुत स्ट्रगल था लाइफ में। लेकिन मुख्य बात जो है वो ये है कि 11th क्लास में मैं पहली बार मंच पे गया था। इससे पहले कभी जो प्रेयर में रोल नंबर नहीं बोले जाते, हाजिरी वाजिरी लगाते थे, वो भी नहीं करने गया मैं कभी। मेरा जिस दिन नंबर आता था या तो मैं एब्सेंट होता था, ऑलमोस्ट यही रहता था। मैं कभी किसी कारणवश नहीं होता, या मैं लेट हो जाता था, मतलब प्रार्थना में लेट हो जाता था। तीसरा ऑप्शन भी होता था कि मैं मना कर देता था और स्कूल के टीचर्स मुझे को धक्का मार के भी आगे तक नहीं पहुंचा सकते थे। ये रियलिटी। देखो मैं अंतोले बोझ के नीचे हूँ, ठीक है। अब मैं 11वीं क्लास में आता हूँ। 11वीं क्लास में जब मैं आया तो मैं मॉडल स्कूल, जो अपना यहाँ आजकल मॉडल के नाम से प्रचलित है, यहाँ मैं विद्यार्थी के तौर पे था। और पहला मेरा स्पीच, जैसे मैंने हिम्मत करी थी उस समय कि 5 सितंबर को टीचर्स डे के ऊपर सेलिब्रेशन था, तो उन्होंने बस प्रेयर में यही था कि भाई कोई बोलना चाहे तो कोई बोल दे। तो कुदरती उसी दिन मैं शायद अखबार पढ़ के आया था, कहीं से मेरे कुछ दिमाग में था टीचर्स डे के बारे में। मैं मतलब उन्होंने 5-4 बार मोटिवेट किया, कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा पूरी प्रेयर में से, तो कोई तो कर ही सकता है। मतलब उन्होंने इस तरह से जलील किया डीपी सर ने कि मैं वैसे ही हाथ उठा गया कि भैया तो स्वाभिमान पर बात आ गई, सेल्फ रेस्पेक्ट पे मैंने हाथ उठा लिया। और फिर क्या हुआ कि ऐसे 2-3 ने और हाथ उठा लिया। अब उसी समय 2-3 लोगों ने भाषण सा दिया मेरे से पहले, फिर मेरे को बुला लिया गया, मैं गया। तो उन्होंने जो कुछ बोला था 5 लाइनें, उसमें था भाई 2 लाइन बोलो, चाहे 3 लाइन बोलना चाहिए, स्टेज पे आना चाहिए, इस तरह से मोटिवेट कर दिया था उन्होंने। तो मैं कोई 5 लाइन बोली होंगी, 3 लाइन बोली होंगी, और वो जो रट्टाफिकेशन की जो उन 3 बंदों ने जो बोला उसी का कॉपी करके मैंने 2 से 3 लाइन बोल दी। तो उन्होंने कह दिया ठीक है जा। ये मेरा फर्स्ट डे नॉर्मल सा ऐसा ही था। उस दिन मैंने देखा था कि भीड़ कैसे देखी जाती हो रही, जो धक धक होती है, जो पैर कांपते हैं, हाँ, जो जवान लड़खड़ाती हैं, जो भूल जाते हैं, वो सारी चीज़ें। लेकिन वो तो मैं ये मानता हूँ कि जैसे होता है ना, जैसे शूट होता है, एक होता है प्री शूट, तो ये प्री शूट वाली बात थी। फिर 2 अक्टूबर को गर्ल्स स्कूल के अंदर प्रोग्राम था, तो उन्होंने सर ने कुछ ज़्यादा ही मोटिवेट कर दिया था। मतलब तो उन्होंने कहा कि भाई क्लास में आए कि भाई कोई बच्चा है जो भाई उस प्रोग्राम में जाके स्पीच वगैरह देना चाहे। अब हमारी क्लास से कोई नहीं था, तो फिर मैं मतलब ये सोचा कि भाई मैं हाथ खड़ा कर देता हूँ। तो एक डीएन नाम का एक स्टूडेंट होता था, वो इंटेलिजेंट था, मैं भी ठीक ठाक था, क्योंकि मैं 10वीं जहाँ से करके गया था तो वहाँ का मैं भी टॉपर था, वो कहीं से आया था वहाँ का वो टॉपर था। तो हमें कुछ ये भी कंपटीशन था एकेडमिक्स वाला। अब उसने हाथ खड़ा कर दिया तो मैंने कर दिया। मेरे को लेके गए वहाँ पर, जैसे जिस दिन प्रोग्राम हुआ 2 अक्टूबर का, तो विधायक रावदान सिंह जी वहाँ चीफ गेस्ट थे। गर्ल्स स्कूल आपने देखा ही होगा, गर्ल्स कॉलेज भी उस समय यहीं था, दोनों चीज़ें यहीं होती थी, और दोनों चीज़ें यहीं थी। तो मतलब आप समझ सकते कि ऑडियंस में सिर्फ गर्ल्स थी, बॉयज़ तो थे ही नहीं कहीं। ऊपर मंच के ऊपर कुछ लोग चुनिंदा हमारी कैटेगरी के थे, कोई प्रोफेसर होंगे, कोई प्रिंसिपल होंगे, बाकी दान सिंह जी थे, और जेंट्स में मैं ही था वहाँ पे, बस एक हिम्मत वाला आदमी, एक 2 डीएनबी लड़का था। टोटल मिला के 10-15 आदमी ऐसे जो आदमी थे, मर्द लोग, बाकी तो मतलब मर्दानी थी सभी की सभी। लक्ष्मी बाई जो थी वो थी। अब वहाँ पर जाके नंबर आया काफ़ी देर पश्चात, तो मैंने, मुझे ध्यान है, रेड कलर की शर्ट पहनी हुई थी। मैं वहाँ गया, वहाँ पर जाकर मैंने भाषण देना शुरू किया। और जब मैंने शुरू किया तो मेरा था 2 अक्टूबर गांधी जयंती से रिलेटेड मतलब कंटेंट, और मुझे बस वही उसी के बारे में बताना था, कोई स्पेशल कंटेंट नहीं था मेरे पास। लेकिन मैं गया था बस। अब मैं गया तो मेरी पहली लाइन, मतलब पहले तो मैं भीड़ देख कर ही रह गया हैरान, क्योंकि वो स्टेज भी ऊंचा था, पब्लिक भी बहुत ज़्यादा थी, गर्ल्स और कॉलेज दोनों, मतलब स्कूल और कॉलेज दोनों कंबाइन थे। मैं सब बोल गया। मैं बोलने के पश्चात मैंने क्या करा कि मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई, नीचे से भी आवाज़ आई, बेटा बोलो, बेटा कर सकते हो। हाँ बात तो सही है। अब मैंने कहा कि मतलब मेरे को लास्ट लाइन जो होती ना वो याद आई, वो थी 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का देहांत हो गया, जन्म नहीं हुआ। और ये बोलकर मैं फिर से चुप, और नीचे जिस तरह से आप हंस रहे हो ऐसे ही सभी मतलब ठाके लगा के हंस रहे थे। दूसरा जो आया
मेरी मतलब जैसे उन्होंने मोटिवेट किया, दान सिंह जी ने भी मुझे अच्छी तरह से ध्यान है वो सारा वाक्य। फिर उन्होंने फिर मोटिवेट किया, तो मैंने जैसे अगली लाइन बोली और उसमें उनका जन्म हुआ। पहले मरण फिर जन्म। जब जन्म हुआ तो उसके बाद लाइफ में बीच में उन्होंने क्या करा, वो था जो हाँ कर सकते हो, और मैं अपना मैदान छोड़कर मैंने कह दिया जय हिंद जय भारत, और उन्होंने हंसी खुशी ताली बजा दी। मेरे से ज़्यादा इंटरटेनिंग उस दिन कोई नहीं था। मेरे से अच्छा किसी का स्पीच नहीं गया था, क्योंकि इतनी तालियां किसी के भी स्पीच पर नहीं बजी थी। और मेरी हालत आप उस समय समझ सकते हो कि जिस समय आदमी अच्छा भी कर रहा होता है, तो इस समय भी मेरे को ये लगता है कि मैं इससे बेटर और क्या कर सकता हूँ, तो उस समय तो मैंने कुछ बेटर करा ही नहीं था। तो मेरी हालत ये थी कि सभी लोग मुझे देख कर हंस रहे थे, और मैं एक मुरझाया हुआ सा चेहरा लेकर मतलब उस समय ये सोच रहा था कि भाई आज तो फेलियर रहा, तो इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, या तो मतलब भाई मंच पे मत जाओ या मंच पर जाओ। 2 ऑप्शन है भाई, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। बढ़ना है तो फिर आगे फिर कभी जाएंगे इस मंच पे और ऐसा काम करेंगे, और नहीं जाना है तो भाई आज ही छोड़ देते हैं। और इट वॉज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई कि वो लड़का कौन है, क्योंकि मेरी रेड कलर की शर्ट थी, पूरी फुल रेड, मतलब ड्रेस में नहीं था मैं, और सभी आइडेंटिफाई कर सकते भाई ये लाल शर्ट वाला लड़का गया था। और सबसे बड़ी बात देखो कितना वो था हमारे साथ, क्योंकि हमें किसी व्हीकल में टेम्पो वगैरह में बैठा के लेकर आए थे। स्कूल वाले तो बोले कि वैसे नहीं जा सकते, ऑटो बाहर खड़ा है लेकिन ऑटो अभी जाएगा नहीं, ठीक है, तुम्हें रहना यहीं है रहना यहीं है। तो हाँ वहीं पर रहे, पेड़ के आसपास खड़े रहे, और लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे। पूरा फंक्शन चला, लेकिन बातें मेरी हो रही थी वहाँ। और उसके बाद वहाँ पर डीएन को एक डिक्शनरी की डायरी मिली, इंग्लिश डिक्शनरी की, इतनी मोटी सी, इतनी छोटी सी। वो स्पीच देकर आए तो उसको वो मतलब डिक्शनरी मिली, और मुझे कुछ नहीं मिला। तो आप समझ सकते हो और भी कितनी बुरी हालत रही होगी। तो उस समय मैं निकल रहा था ना, जब टेम्पो की तरफ आ रहे थे, तो जैसे भीड़ भाड़ चल रही थी, सभी आगे पीछे हंस रहे थे, तो मैं कहीं और ही था। उस समय मैं ये सोच रहा था कि भाई जाना है कि नहीं जाना है। तो मैंने सोचा कि ये मेरी कमी है, ये मैंने कभी आप जैसे टीचर से सीखा था उस समय कि ये मेरी कमी है, अगर हम इस पर काम करें तो हम इसे ताकत बना सकते हैं। और मैंने फिर वही किया, मैंने उस कमी को सुधारने का प्रयास किया, और धीरे धीरे इस पर काम करता चला गया। आज अगर हम बातचीत करें तो लगभग हमने कुल मिलाकर, जैसे कभी आपके स्कूल में, कभी किसी स्कूल में गए, तो हम इंग्लिश स्पोकन के लगभग 13 स्कूल्स में मतलब हमने अपने प्रोग्राम चलाए, जिसमें बच्चों को हमने बोलना ही सिखाया। बेसिकली तो हम बोलना ही सिखा रहे थे उनको, चाहे इंग्लिश स्पोकन था, लेकिन मतलब पब्लिक स्पीकिंग सिखाई ना, मतलब उनको मंच पर लाना, ये सब करना। और हम अच्छे से कर पाए क्योंकि मुझे उस फियर का पता था, उससे ओवरकम कैसे करते हैं ये भी पता था। तो वो चीज़ हम इसलिए अच्छा भी कर पाए उसमें। और अच्छे छोटे बड़े जो स्कूल थे वो भी हमारे पास रही। लेकिन सिर्फ कहानी यहाँ नहीं रुकी। जब आप लोगों के यहाँ से मैं जब चला गया था, तो उसके पश्चात जो हमने किया वो ये था कि हमने गवर्नमेंट स्कूल महेंद्रगढ़ के अंदर, नारनौल के अंदर, या फिर आपका पलवल के अंदर, गुड़गांव के अंदर, नूह नगीना के अंदर, तावड़ू के अंदर, आपका ये जो खरकड़ा कॉलेज बोलते हैं लेकिन वो है दारूहेड़ा का, उसमें रेवाड़ी गर्ल्स कॉलेज के अंदर, आपका नेकीराम कॉलेज MDU सुना होगा, उस सब जगह पर, मतलब ये साउथ हरियाणा बोलते हैं लेकिन नेकीराम कॉलेज जैसे साउथ हरियाणा में नहीं आता, फिर भी उसमें मेरा गेस्ट लेक्चर के रूप में लेक्चर रहा है पिछले 3 से 4 साल के अंदर ही। और काफ़ी अच्छा मतलब हमने उसमें किया। और वो कुछ वीडियोज़ तो मेरे चैनल पर आज भी उपलब्ध हैं, वीडियोज़ हैं, कभी कोई ये सोचे नहीं गए थे, मिलेगा, रेवाड़ी का, इधर का, उधर का, उसमें कुछ अलग चीज़ें पढ़ा कर आया करते थे हम। वो अभी सारा पढ़ाएंगे तो समय नहीं है। तो मतलब हम अपनी कमी पर काम करें तो अच्छा सा काम कर सकते हैं भविष्य में। और आज चाहे मैं टीचर था, चाहे मैं आज एंकर हूँ, तो उसमें बोलने की कला ही काम कर रही है, सिंपल सी बात। तो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। हाँ, हम एक कहानी सुनाने वाले थे, ये तो मैडम ने मतलब जैसे वो सुख भरे दिन याद दिला दिए। टाइम हो गया मैडम, तो नींद पूरी होगी अच्छा, तो लास्ट पॉइंट है, ये तो सुन ही लीजिए। वैसे मैडम ने कहा था 4 बजे तक जाना हमें। मैंने बताया ना, मेरी हॉबी है, काम का हिस्सा नहीं है। इस अच्छा, तो नई कहानी शुरू करते हैं। ये 2 बंदों को काम दिया गया पेड़ काटने।
पेड़ काटने के लिए दोनों को कुल्हाड़ी दे दी गई, बोले जाओ और काटो, और वो काटने लग गए। हर रोज़ आज जैसे उसने 10 काटे, उसने 10 काटे, एक बंदा तो सीनियर था, वरिष्ठ था, उसने 10 काटे, दूसरे ने आज 10 काटे, फिर अगला दिन हुआ उसने 10 काटे बुजुर्ग आदमी ने, लेकिन जवान आदमी ने 9 काटे। और वो बीच बीच में भी जाता रहा जैसे रेस्ट वेस्ट करने के लिए, और यूँ हर रोज़ वो मतलब वो 8 काटे यंग तो, और वो 10 ही काटे। हर रोज़ उससे ज़्यादा मेहनत करे, ज़्यादा समय के लिए काम करे, फिर भी वो पेड़ कम काटता रहा, और उससे लास्ट में तो कटे ही नहीं, मतलब वो एक पेड़ पर ही आ गया। तो उसने फिर उससे मुलाकात करी कि बाबा ये बताओ कि तुम रेस्ट पे भी जाते हो और तुम जाकर इतने 10 पेड़ एक दिन में भी काट देते हो, और मैं इतने भी नहीं काट पाता। तो उसने कहा कि भैया बात ऐसी है, मैं रेस्ट पर नहीं जाता हूँ, मैं अपनी कुल्हाड़ी को पहनाने के लिए जाता हूँ। तुम अपनी कुल्हाड़ी जो है उसको पहनाओ, अगर वो नहीं पहनाओगे तो बूढ़ी हो जाएगी, उसके बाद मेहनत तो ज़्यादा लगेगी, पेड़ कम कटेंगे, और मैं पहना के जाऊँगा तो इजीली कट जाएगा। तो ये है आपका जैसे अपडेट रहना, अप टू डेट रहना वाला पॉइंट, कि आप अपना जो है ना तैयारी करके जाओ। और जैसे ही आप ये सोचो कि जो भी आपका आज तक आपके पास है नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये इनफ नहीं है, जहाँ से भी मिले, चाहे इस तरह से सीखने को मिले, चाहे किसी वीडियो से सीखने को मिले, चाहे किसी न्यूज़पेपर में कोई कटिंग आ रखी हो ऐसे सीखने की, चाहे किसी बुक को पढ़ना पड़े, जहाँ पर भी और जैसे भी आप सीख सकते हैं कुछ नया, वो सीखने का प्रयास करें। जब आप सीखने के लिए किसी सेमिनार में जाएंगे, किसी वीडियो को देखेंगे, या किसी बुक को पढ़ेंगे, या किसी न्यूज़ कटिंग को पढ़ेंगे, तो वहाँ 100 पॉइंट होंगे। जैसे मैंने आज आपको कम से कम 6 पॉइंट तो लाइफ के बताए, और 7 पॉइंट ये बता दिए, 13 बता दिए। हो सकता है एक ही समझ में आ जाए, आज 13 की 13 करके आज की नहीं हो सकता सब कुछ, लेकिन एक समझ में आ जाए। मान लो उस एक को आपने यहाँ से संभाल लिया, दूसरे को आपने कोई वीडियो देखे तो वहाँ से संभाल लिया, तीसरे को आपने कोई न्यूज़ कटिंग देखी वहाँ से संभाल लिया, पांचवे को आपने, चौथे को आपने वीडियो में देख लिया। तो यूँ करके क्या होगा, आपकी लाइफ बेटर होती चली जाएगी। अगर हम एक दिन का 1% भी अपडेट करें तो 365 होता है, 100% तो 100 दिन में हो लेगा। तो अप टू डेट रहें और अपनी कुल्हाड़ी को पहना कर जाएं, अपने दिमाग के अंदर जो है ना एक्सपीरियंस और नॉलेज को बढ़ा कर लेकर जाएं। हमेशा मतलब जो है ना अच्छी चीज़ करने का प्रयास करें। नहीं, हमारी कवरेज में भी बहुत सारे कवरेज के पॉइंट रहते हैं। हम कोई इंटरव्यू करते हैं, किसी में हम ऐसे ही बनाते हैं, किसी में हम माइक पकड़ा देते हैं सामने के वाले के पास, किसी में हम वायरलेस लगा के करते हैं। बोले ये सारे नए नए काम करके देखता रहता हूँ मैं कि ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो क्योंकि नई नई चीज़ें आ रही हैं तो वो अडॉप्शन में होनी चाहिए, और आप भी है ना नई नई चीज़ें जो है ना वो करिए। और मैं ये कहता हूँ कि पहले आप अपने जीवन को है ना अच्छे से मतलब अपनी जीवन शैली को और अपने जीवन को अच्छा कर लीजिए, ऑटोमेटिकली आप अपने करियर में इन सब चीज़ों में, अपने स्कूल वगैरह के लिए सब कुछ अच्छा करेंगे। ये सच्चाई है, बाकी आपके हाथ में। हाँ, ये सोच लेना कि मेहनत के बिना तो कुछ है नहीं। कभी आप ये सोचो कि शॉर्टकट होते हैं, स्मार्ट वर्क होता है। स्मार्ट वर्क होता है, स्मार्ट वर्क का मतलब बस इतना ही है कि भाई आप दीवार को धक्का ना लगाओ, आप गाड़ी को धक्का लगाओ ताकि वो चले। जो चल ही नहीं सकता उस पर धक्का क्यों लगाना, वही इतना ही है। बाकी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको कहीं कुछ करना है तो कुछ करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। एफर्ट्स करें, अपने 100% दें, ईमानदारी से दें। आप अपना 100% ईमानदारी से दें।